हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पर्सपेक्टिव 360 के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। इस पॉलिसी पर बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब यूनियन कैबिनेट ने 30 जुलाई 2020 को इस पॉलिसी को अप्रूवल दिया, उसके बाद सिर्फ एजुकेशन एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर कई सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों ने इस पॉलिसी पर अपना मत व्यक्त किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि इस पॉलिसी के ऊपर देश के युवाओं ने, यंग जनरेशन ने इस पॉलिसी पर अपना मत व्यक्त किया है। शायद इसका कारण ये भी है कि देश के युवा इस पॉलिसी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो पूरे इस एजुकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है और ये पूरा सिस्टम उनके दिल के काफी करीब है। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ देश का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हम कुछ फिगर्स देखते हैं। भारत में 160 मिलियन यानी 16 करोड़ बच्चे हैं जिनकी एज 6 साल से भी कम है। कुल स्टूडेंट की संख्या अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़ यानी 330 मिलियन के आसपास है। इन सारे स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए देश भर में करीब 14 लाख स्कूल्स है, 45,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है और इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी है करीबन 1,000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज। इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग यानी कई हजार टीचर्स और प्रोफेसर्स। इस सिस्टम को ऑपरेशनल रखने के लिए लाखों की संख्या में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जुड़ा है और इसके साथ जुड़े हैं इन सारे बच्चों के पेरेंट्स। इस वीडियो में हम आगे बढ़े और नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें उससे पहले इस एजुकेशन पॉलिसी इस एजुकेशन सिस्टम का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम लोग इस नई एजुकेशन पॉलिसी का इंपॉर्टेंस समझ सकेंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि किसी भी क्षेत्र के लिए पॉलिसी होने का या पॉलिसी डिफाइंड होने का फायदा क्या होता है। अगर किसी सेक्टर पर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर को किसी विशेष डायरेक्शन में डेवलप करना चाहती है और आने वाले समय में इस सेक्टर का डेवलपमेंट कैसा होगा इसका पूरा लेखा जोखा डिटेल्स इस पॉलिसी में दिया होता है और ये पॉलिसी पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन के तौर काम करती है और इसीलिए पॉलिसी बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये चीज लागू होती है इस एजुकेशन सेक्टर के लिए भी। 1964 में पार्लियामेंट की एक डिबेट में एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई और इसके बाद पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने लाई। इस पॉलिसी का उद्देश्य था कि सभी को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिले और साथ ही में सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के जरिए नेशनल इंटीग्रेशन अचीव किया जाए। इसी के साथ इस पॉलिसी ने संविधान में दिए गए 14 साल की उम्र तक के कंपलसरी एजुकेशन का भी पॉइंट कवर किया और इसे अचीव करने के लिए टीचर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी बात की गई। इसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में। इस पॉलिसी का उद्देश्य था कि एजुकेशन मिलने में जो कुछ कठिनाइयां आती है वो दूर की जाए, स्पेशली SC, STs और वुमेन्स के लिए। इसे अचीव करने के लिए स्कॉलरशिप लाई गई, साथ ही में एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया गया, SC कम्युनिटी से टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया गया। इस पॉलिसी के अंदर लो इनकम ग्रुप को एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव की भी बात की गई। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन एक्सेसिबल बनाने के लिए इस पॉलिसी के अंदर नई इंस्टीट्यूट खड़ी करने की बात भी की गई थी। रूरल यूनिवर्सिटी का मॉडल इस पॉलिसी में लाया गया था जो महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी पर आधारित था कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ग्रासरूट से यानी भारत के रूरल एरिया से शुरू होनी चाहिए। इस पॉलिसी में कुछ बदलाव और मॉडिफिकेशन 1992 में किए गए PV नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट में। इसके बाद ईयर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया। 2005 में 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में दोबारा से मॉडिफिकेशंस किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में। इस पॉलिसी में दिए गए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वाले पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जिससे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत की गई और वैसे ही स्टेट लेवल की इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के साथ ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत की गई। इसके बाद 2009 में 2002 के अमेंडमेंट के अनुसार राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया जिसका इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल 2010 में शुरू हुआ। लेकिन इतना लंबा एजुकेशन सिस्टम का इतिहास होने के बावजूद कई खामियां समय के चलते महसूस होने लगी और इसीलिए 35 सालों के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। आइए अभी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस पॉलिसी के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों लिए गए। बात शुरू करते हैं स्कूलिंग से लेकर। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्कूलिंग की एज होगी 3 साल से लेकर 18 साल तक, लेकिन पुरानी पॉलिसी में ये एज थी 6 साल से लेकर 16 साल तक, जिसमें पहली से लेकर 10वीं तक की शिक्षा 6 से लेकर 16 साल तक होती थी और 11th और 12th की शिक्षा ये 16 से 18 साल तक होती थी। जबकि नई पॉलिसी के अंदर 5 साल तक बच्चे फाउंडेशन कोर्स यानी बेसिक लर्निंग पर फोकस होगा। इसके बाद के 3 साल
प्रिपरेटरी होंगे, आने वाले 3 साल मिडिल स्कूल और उसके बाद 4 साल ये होंगे अपर मिडिल स्कूल के। इस तरीके से 5+3+3+4 का मॉडल नई पॉलिसी में लाया गया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात की जा रही है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूरोसाइंस के मुताबिक बच्चे का 85% ब्रेन 6 साल से भी कम एज में डेवलप होता है। अगर इस एज में बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और दूसरों के कंपैरिजन में बच्चा आगे की जिंदगी में पीछे रह सकता है। और इसीलिए पेरेंट्स का रोल भी इस एज में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में आगे। अब बात करते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एजुकेशन 3 भाषाओं में प्राप्त होगा और ये 3 अलग अलग लेवल्स पर अवेलेबल होगा। साथ ही क्लास 8 तक बच्चे को रीजनल, लोकल या मदर लैंग्वेज में एजुकेशन प्राप्त करने का प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये डिसीजन मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि अगर बच्चा मदर टंग या अपनी भाषा में कोई विषय सीखे तो कॉन्सेप्ट समझने में काफी आसानी हो जाती है। और साथ ही में बच्चा अगर इंग्लिश सीखे तो इंग्लिश सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के जमाने में इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन के तौर पर यूज की जाती है। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और टेंशन में रहते हैं क्योंकि अब तक के एग्जाम सिस्टम में बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही महत्व था जिसका फोकस्ड मेमोरी बेस्ड नॉलेज पर था। नई पॉलिसी के अनुसार इन बोर्ड एग्जाम्स का लिमिटेशन सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी तक ही रखा जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होगी। मुझे लगता है कि इस तरीके का बदलाव करने पर बच्चों के मन में जो एग्जाम का प्रेशर, फियर ऑफ एग्जाम होता है वो खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं बैगलेस स्कूल डेज के बारे में। इस नई पॉलिसी के अनुसार बच्चों को 10 दिन का इनफॉर्मल इंटर्नशिप का प्रोविजन दिया गया है जहां पर बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात नहीं की गई थी। इसके चलते एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का स्कूल की तरफ, स्कूल एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट होगा जो इसीलिए दूर था क्योंकि स्कूल से आज तक कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल नहीं मिल रही थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में अब कोडिंग का नॉलेज क्लास 6 से दिया जाएगा। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 2020 की शुरुआत तक इंडिया में 81% लोग जो है वो 4G सेवा यूज कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया में 4G डेटा की प्राइसेस काफी कम है और एक अनुमान ऐसा भी है कि 2021 के आखिरी तक भारत में करीबन 600 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स होंगे। इस नई पॉलिसी के चलते 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार 2040 तक सारे कोर्सेज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे और इसका फायदा ये होगा कि बच्चे आने वाले समय में अपनी बैचलर्स प्रोग्राम में कई सारे विषयों का स्टडी कर पाएंगे। करंट पॉलिसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अगर किसी बच्चे को अपने स्ट्रीम से अलावा कोई सब्जेक्ट लेना है, चूज करना है तो वो चूज नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए किसी इंजीनियर को एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो डैम कंस्ट्रक्ट करना और उसे डिजाइन करना किसी इंजीनियर के लिए काफी डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसके लिए एक टेक्निकल प्रोजेक्ट होगा। लेकिन डैम क्रिएट होने की वजह से कई सारी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर अगल बगल में रहने वाले काफी सारे लोगों की जिंदगी में कई सारे बदलाव आ सकते हैं और इस बदलाव से जुड़ी हुई दिक्कत समझने में शायद वो इंजीनियर पीछे रह सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंस और महत्व रखता है। अब तक ऐसा होता था कि अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले लो और उसके बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाओ, वो प्रोग्राम आपके किसी काम का नहीं रहता था। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट होते हो तो आपको एक तरीके का क्रेडिट दिया जाएगा जो आप आगे एजुकेशन में तो उसे यूज कर सकते हो। अगर आप दूसरे साल में ड्रॉप आउट होते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप तीसरे साल में ड्रॉप आउट होते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी और आप चौथे साल में आपको रिसर्च स्कॉलर्स की एक डिग्री दी जाएगी। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि विद्यार्थी अपने लिए जो स्ट्रीम चूज करता है वो थोड़े समय के बाद रियलाइज करता है कि वो इस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर उसे डिसकंटिन्यू करना है तो उसका जो समय सीखने में डाला गया था वो अब नई पॉलिसी के अनुसार वेस्ट नहीं होगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में फीस कैपिंग का भी एक प्रपोजल दिया गया है। एक लंबे समय से एक डिबेट थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं किसी कोर्स के लिए। आने वाली पॉलिसी के अनुसार किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक
सेट अमाउंट तक ही फीस चार्ज की जा सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो हमें समझ लेना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चलाना है तो काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और साथ ही में कई मॉडर्न और नए इक्विपमेंट की भी जरूरत होती है, तभी एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है। अगर फीस का लिमिट बहुत ज्यादा सेट कर दिया गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी, जिसके चलते आने वाले समय में एजुकेशन की क्वालिटी में भी गिरावट आ सकती है। तो ऐसा ना हो जाए कि इस कैपिंग की वजह से कॉलेजेस बेटर एजुकेशन इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को ना प्रोवाइड कर सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में, गोइंग ग्लोबल। दुनिया भर की कई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने के लिए इस पॉलिसी से फैसिलिटेट किया जाएगा और इंडिया की कई टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबली जाने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी फंड के बारे में। तो इन सारे लोगों को एजुकेशन एक्सेसिबल बनाने के लिए टॉयलेट फैसिलिटी क्रिएट करना हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए बाइसिकल अवेलेबल करके देना हो, या फिर कंडीशनल फंड ट्रांसफर की बात हो, तो वो सारी चीजें इस जेंडर इंक्लूजन फंड के द्वारा की जाएगी। इस पॉलिसी के अंदर कई सारे लैंडमार्क डिसीजंस है, जिसके अंदर ये अगला पॉइंट भी इंक्लूड किया जा सकता है, जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। ये चीज मैंने भी काफी समय से नोट की थी और रियलाइज की थी कि इंडियन साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन होना काफी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं साइन लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है। एक दूसरे से बात करने के लिए इस लैंग्वेज में हाथ और फेस का जेस्चर यूज किया जाता है और इस साइन लैंग्वेज का उपयोग ऐसे लोग करते हैं जिन्हें सुनने में और बोलने में दिक्कत होती है। दुनिया भर में कुल 135 साइन लैंग्वेजेस है और हर साइन लैंग्वेज के अपने खुद के जेस्चर्स हैं। इंडिया में भी साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन साइन लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने की वजह से हर एरिया में इस साइन लैंग्वेज के अलग जेस्चर है और इसके पीछे का कारण है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं और डायलेक्ट्स का यूज होता है और उसी पर बेस्ड होते ये जेस्चर्स। लेकिन अगर इस साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए तो 70 लाख दिव्यांग जन ऐसे हैं, जिनमें से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सुनने में दिक्कत है और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलने में दिक्कत है। और इन सारे लोगों को फायदा होगा और ये अगर चाहे तो देश के एक हिस्से से जाकर दूसरे हिस्से में जाकर कभी भी पढ़ सकते हैं अगर इस साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। आइए वीडियो में अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिनका इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं प्री स्कूल के बारे में। वैसे तो बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद सीखना शुरू कर देता है और इसीलिए बच्चों के पेरेंट्स उनके नेचुरल ट्यूटर्स होते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक 6 साल की उम्र तक का समय बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी के चलते बच्चे के फाउंडेशन स्किल की डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री स्कूल एजुकेशन का सिनेरियो अगर समझने की कोशिश करें तो रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरिया यानी शहरों में ये काफी पॉपुलर है। लेकिन इस प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना होगा तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रूरल एरिया में चल रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम की व्याप्ति हम लोग देखें तो करीबन 13 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो अभी इंडिया में है और इस आंगनवाड़ी सेंटर से करीब 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि माँ और बच्चे की हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ बेसिक लर्निंग पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन जितना सक्सेस इस पॉलिसी ने न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स पर पाया है, उतना सक्सेस इस पॉलिसी ने लर्निंग एबिलिटीज पर नहीं पाया है। साथ ही में ये आंगनवाड़ी सेंटर्स बच्चे के प्री स्कूलिंग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस सेंटर्स के साथ बच्चे की माँ भी जुड़ी हुई होती है। अगर ऐसे सेंटर्स से अर्ली चाइल्ड लर्निंग एबिलिटीज पर बल दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में भी प्री स्कूलिंग का मॉडल सक्सेसफुल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और डिजिटल एजुकेशन के बारे में। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल एजुकेशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो होता है वो 5 से लेकर 15 मिनट तक ही लिमिटेड होता है और इस तरीके का स्पेशल मटेरियल जो है वो शहरी इलाकों में आसानी से अवेलेबल होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में इसकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का भी सवाल हो जाता है। और क्योंकि भारत में 70% महिलाएं और साथ ही में पुरुष 5 साल तक की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये सारे लोग इक्विप है कि ऐसे एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन मटेरियल को समझ सके। अगर इस तरीके का रिसोर्सेज और मटेरियल इन पेरेंट्स को अवेलेबल करवाया जाता है तो बच्चे के फाउंडेशन स्किलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और क्योंकि 2021 तक भारत में 600 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स होंगे, तो किसी ऐसे इनोवेटिव तरीके की खोज करनी चाहिए जिससे इस तरीके का एजुकेशन मटेरियल इन लोगों तक पहुंचाया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या यह पॉलिसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है अगर आप पॉलिसी को पूरी तरीके से पढ़ो तो आपको एक बात जरूर इसके अंदर ध्यान में आएगी कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर माइलस्टोन सेट किए गए हैं
जनरली किसी भी पॉलिसी के अंदर ऐसे माइलस्टोन्स नहीं सेट किए जाते। जैसे कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा 2021 में, पहली एंट्रेंस एग्जाम होगी नेशनल लेवल की, वो होगी 2022 में, हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% पर आया जाएगा, वो होगा 2035 में, सारे सिंगल स्ट्रीम बैचलर्स प्रोग्राम जो हटा दिए जाएंगे वो होगा 2040 में। ऐसे कई सारे माइलस्टोन इस पॉलिसी में दिए गए हैं और उसी के चलते मुझे लगता है अगर ऐसे माइलस्टोन डिफाइंड हो तो ऐसी पॉलिसी के जो सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई सालों से एक बड़ी मांग थी कि एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में सेट किए गए गोल्स को अचीव करने के लिए एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और जल्द ही हमें एक नया एजुकेशन सिस्टम जो समय की मांग है, जो समय के चलते आवश्यकता बन चुकी है, वो खड़ा होगा। तो इसी के चलते इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम में आएगी तो जरूर उसके साथ शेयर करिए। आपके अगर सुझाव हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।